हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मिक्स मैराथन सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। इसमें हम लेकर आए हैं ईबीएस, हिंदी और पेडागोजी के क्वेश्चन। तो देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, उसी को ध्यान रखते हुए हम करने वाले हैं मैराथन क्लास। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 में बात हो रही है हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो बात हो रही है जो बच्चे हाशिया से आते हैं, हाशिया से स्थित समूह से आते हैं, आपने देखा ही होगा आपकी नोटबुक में हाशिया किस तरफ होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। ये आपकी नोटबुक है और इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन खींची होती है, इसको हम हाशिया बोलते हैं और आगे आपकी राइटिंग वाली लाइनें होती हैं ऐसा करके। तो जो ये बात हो रही है हाशिया अर्थात किनारे से आने वाले जो समूह के लोग हैं, जो बच्चे हैं जहाँ पर शिक्षा सही से नहीं पहुँच पाती है, बात उनकी हो रही है। अर्थात कहीं तो पिछड़े वर्ग की बात हो रही है। सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी, ये करेक्ट साउंड कर रहा है और जो ए पॉइंट है वो रोंग है। चलिए देख लेते हैं सी में क्या कह रहे हैं। सी में दिया हुआ है उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। तो ये बात गलत हो जाती है, उनको नकारना नहीं चाहिए बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मान देना चाहिए। डी में भी चेक कर लेते हैं क्या दिया है। डी में दिया है उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। तो बात हो रही है यहाँ पर कमतर समझने की, अर्थात उनमें कंपटीशन किया जा रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। चलिए आते हैं अपने राइट आंसर की तरफ, देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसे मान देना चाहिए और अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हालांकि स्वालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः का सामर्थ्य होता है। उनमें किस तरह का सामर्थ्य होता है हमें ये बताना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बारीक जानकारी पर ध्यान देने, प्रभावशाली संप्रेषण। तो प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता है क्योंकि वो बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, उनमें बोलने का विकार होता है, उन्हें स्पीच डिले भी बोलते हैं कि उनमें स्पीच डिले होता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं संज्ञानात्मक नम्यता, तो संज्ञानात्मक नम्यता नहीं होती है। डी में दिया है सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझना, तो वो बच्चे ध्यान में कमी होती है तो वो सामाजिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं सटीक रूप से, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बारीक जानकारी पर ध्यान देना, उनमें इस तरह का सामर्थ्य होता है। ये होती है ऑटिज्म वाले बच्चों की पहचान। उनमें क्या होता है, उनमें आवेगशीलता होती है, वे बोलने में तो देरी होती है, स्पीच डिले होता है, उनमें बोल नहीं पाते हैं जल्दी से, धीरे धीरे करके ही सीखते हैं। और उनमें क्या होता है, वो बारीकी से चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं पठन वैकल्य है एक है। पठन वैकल्य क्या है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से आई थिंक आपको कंफर्म हो गया हुआ है किस बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई होती है, तो जी हाँ, एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई होती है। संवेदी क्षति होती है, संवेदी क्षति नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्वालीनता क्रम विकार का हिस्सा है, तो ये स्वालीनता क्रम विकार का हिस्सा नहीं है। डी श्रवणात्मक असक्ता है, तो ये सुनने में बाधा नहीं उत्पन्न करता है, तो ये वो बात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। जो ये राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट अधिगम कठिनाई। पठन वैकल्य और डिसलेक्सिया क्या होता है, बच्चा क्या है, सही से पढ़ नहीं पाता है, धड़ल्ले से चीज़ों को बोल नहीं पाता है और तेज़ी से अपना पाठन नहीं कर पाता है। भाषा कौशल में उसकी कमी होती है, उसकी मौखिक समझ थोड़ी कम होती है, तो कुछ कौशलों में उसकी कमी पाई जाती है, उसको पढ़ने संबंधी लिखने संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं क्या दिया है। 4 में बात की जा रही है दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है। बात हो रही है दृष्टिबाधिता से जूझने वाले छात्र की, तो उनका समावेशन करते समय क्या बाधा आती हैं ये देख लेते हैं।
स्पर्शनीय चित्र जिनको छूकर महसूस किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि क्या चित्र है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें निगेटिव बात ढूंढनी है और ये पॉजिटिव है। हस्तलिखित नोट्स की बात हो रही है। और ऑडियो टेप का व्याख्यान, बच्चा सुन पा रहा है चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं उसको, तो वो तो करेक्ट में आता है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बेल उभारशील किताबें, जो वेल उभारशील किताबें होती हैं जो मोस्टली बनाई जाती हैं किसके लिए, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए। उसमें क्या होते हैं, 6 पॉइंटों को मिलाकर अक्षर बनाए जाते हैं, 6 बिंदुओं को मिलाकर एक अक्षर बनाया जाता है। इसी तरह से पूरी लाइनें, सेंटेंस लिखे जाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें निगेटिव यहाँ पर ढूंढना है, देखना है। बाधा कौन बन जाता है, तो हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो बाधा बन जाते हैं। उसमें बच्चा छूकर उनको महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें उभार नहीं होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले छात्रों के समावेशन में हस्तलिखित नोट्स जो हैं वो बाधा बन जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। बात हो रही है यहाँ पर अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थियों में निम्न में से कौन से गुण अक्सर देखे जाते हैं। तो जो बच्चे ADHD से पीड़ित होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एकाग्रता की कमी होती है, और यहाँ पर दिया है उच्च एकाग्रता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आवेगशीलता उनमें अधिक होती है, ये करेक्ट है। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या संगठन, ये गलत है। लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता, वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते हैं, उनमें एकाग्रता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उनमें क्या होता है, उनमें आवेगशीलता के लक्षण देखे जाते हैं, अर्थात वो बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। कभी वह कोई खेल खेलते हैं, कभी वह दूसरा खेल खेलते हैं, वो सेम खेल लगातार नहीं खेल सकते हैं। उनमें एकाग्रता की कमी होती है और ना ही वो स्थिर रह पाते हैं। पर वो बच्चे जो होते हैं चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कार्यों करने की क्षमता उनमें अधिक होती है, पर वो बच्चे क्या है, स्थिर नहीं रह पाते, इसलिए कुछ चीज़ें वो नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ होती है ADHD से पीड़ित बच्चों में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 क्या कह रहा है। 6 में एक कथन दिया हुआ है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन के लिए बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण भी दिया है यहाँ पर। अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, तो बात हो रही है अधिगम जो है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, निष्क्रिय बताया जा रहा है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। ये पॉइंट जो है इसी की वजह से गलत हो जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। AR दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है, तो R जो है गलत है और यहाँ पर दोनों सही लिखा है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। AR दोनों सही हैं, सेम बात इसी में भी हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। A सही है लेकिन R गलत है, तो ये पॉइंट जो है करेक्ट है। A और R दोनों गलत हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही नहीं है, A सही है और R गलत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किस तरह की विषय वस्तु हो जो अधिगम क्या हो, प्रभावशाली हो। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ, बहुत अमूर्त और जटिल हो, असंबंधित खंडों में प्रस्तुति की जाए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, या अति आसान और अत्यधिक सरल हो। तो यहाँ पर जो बात हो जाएगी राइट आंसर की, वो हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर सी से। सी इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, जिससे कि वो अधिक प्रभावशाली और रुचिकर होगी, जिससे बच्चे अधिक रुचि से सीख पाएंगे। अगर वो उनके परिवेश से जुड़ी चीज़ों से सीखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहलाता है। अपनी खुद की सोच पर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्मृतिकरण कहलाएगा, अभिसंज्ञान कहलाएगा, अनुकूलन कहलाता है, या आत्मसातकरण कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये रॉन्ग है। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना कहलाता है यहाँ पर अभिसंज्ञान। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9। बात की जा रही है अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली नहीं देखना है, निगेटिव पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसी की वजह से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। स्वपहल अन्वेषण, तो ये तो प्रभावशाली तरीका है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, ये भी प्रभावशाली है, सक्रिय भागीदारी की जा रही है, तो ये भी सही है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। खोजी अधिगम, ये तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। निष्क्रिय अनुसरण, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
प्रभावशाली नहीं देखना था, और यहाँ पर निष्क्रिय अनुसरण जो है वो प्रभावशाली तरीका नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 10 में दिया हुआ है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में क्या विकसित किया जा रहा है, समस्या समाधान कौशल का विकास किया जा रहा है, तो उसके लिए किसको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। प्रक्रियात्मक स्थिरता दी हुई है, तो ये रोंग हो जाएगा। अभिसारी चिंतन दिया हुआ है, ये भी रोंग हो जाएगा। अपसारी चिंतन करेक्ट हो जाता है, और आत्मकेंद्रिता भी रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अपसारी चिंतन जो है समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। आप समझेंगे कि अपसारी और अभिसारी क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो, अर्थात एक पॉइंट पर आप एक ही जगह केंद्रित हों, और बात हो रही है अपसारी की। तो अपसारी होता है क्या, एक पॉइंट से बहुत सारे आंसर निकल के आए, एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत तरीक़ों से उसके हल किए जा सकते हैं, समस्या का समाधान किया जा सकता है। अपसारी का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत अधिक। अपसारी को आप मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 11। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो बच्चों ने क्या कर लिया है, ग्रहित कर ली है क्या, वैकल्पिक अवधारणाओं को ग्रहण कर लिया है। अध्यापकों को जो है उन्हें किस तरह से निपटा देना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, ध्यान उन पर अवश्य देना चाहिए। देखते हैं बी पॉइंट में क्या कह रहे हैं। बी पॉइंट में बात हो रही है उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये बात यहाँ पर राइट हो जाएगी। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन होते हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थियों के नामीकरण से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आया है वो आया है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। बात की जा रही है विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों को या कार्य को परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो वो प्रयास कर रहे हैं उनके परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो कोई खोज कर रहे हैं तो जो अगर उनके पास कोई गलत आंसर आया हुआ है तो वो गलत ही रहेगा। अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये किस तरह की बात हो रही है। गौरव यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम अशक्ता असाध्यता की बात है, तो जी हाँ ये अधिगम अशक्ता और असाध्यता की बात है। बी आंतरिक अभिप्रेरणा है, कोई अभिप्रेरणा नहीं है। गौरव नहीं है, राहत नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अधिगम अशक्ता और असाध्यता की कमी है, उनमें ये चीज़ उत्पन्न हो चुकी है, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो खोज कर रहे हैं उनका उस परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 13। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है हमें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बी में देख लेते हैं नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, तो बात नगद इनाम लेने की नहीं है, ये कोई अभिप्रेरणा नहीं होती है, ये रोंग हो जाएगा। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, तो सहपाठियों को भी प्रभावित नहीं करना है। प्रेरित होने के लिए खुद से अभिप्रेरित होना पड़ता है, तो यहाँ पर ये सी पॉइंट भी गलत हो जाएगा। देखते हैं डी में क्या दिया है। बात की जा रही है दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना, तो ये तो एकदम से रॉन्ग आंसर हो जाएगा। दंड से बचने के लिए कोई चर्चा में भाग लेनी नहीं होता है। आते हैं अपने राइट आंसर पर, देख लेते हैं राइट क्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। बच्चा अंदर से भी प्रेरित है तभी वह चर्चा में भाग ले रहा है क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो किस प्रकार के लक्ष्य उनमें होने चाहिए। बच्चे महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख हों, लक्ष्य उन्मुख हों, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर करेक्ट है। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, तो ये गलत हो जाएगा। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये भी गलत हो जाएगा। परिहर उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें बात की जा रही है मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए। तो छत पर दौड़कर चांद देखकर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है।
नुआखाई, पोंगल, करवा चौथ या बसंत पंचमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। करवा चौथ में क्या होता है, स्त्रियाँ क्या करती हैं, पूरा दिन व्रत रखती हैं और रात्रि के समय क्या करते हैं, चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देख लेते हैं क्या दिया है। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, जो 6 महीने से भी अधिक समय तक क्या रही, अंतरिक्ष में रही। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर। वहीदा प्रिज्म है, कर्णम मलेश्वरी हैं, तो कर्णम मलेश्वरी नहीं है, वहीदा प्रिज्म भी नहीं है, ये दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, ये भी नहीं होंगी। डी ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुनीता विलियम्स पर, जो एनआरआई हैं, भारतीय नागरिकता उनके पास है। सुनीता विलियम्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 17। बात की जा रही है सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पर सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक बताने हैं हमें। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, बिंदेश्वर पाठक हैं, विनोबा भावे हैं, बाबा आप्टे हैं या अन्ना हजारे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक यहाँ पर राइट आंसर है, ये सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक हैं। ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 में क्या है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप कैसा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा, पॉइंट ए रॉन्ग है। बी में देख लेते हैं, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, ये भी गलत हो जाएगा। घटता है और वायु के बहने की चाल भी कम होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। डी में भी देख लेते हैं, घटता है और वायु की चाल अधिक होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। घटता है और वायु के बहने की चाल भी कम होती है, तब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19 में क्या है। 19 में दिया है, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है। रवि ने क्या कारण लिखा होगा देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, तो ये कोई मानवीय कारण नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये प्राकृतिक कारण होता है। खनन के क्रियाकलाप, खनन जो होता है वो मनुष्य के द्वारा होता है, मानव करता है, मिट्टी का खदान करता है। विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये प्राकृतिक कारण में आता है। भूस्खलन के कारण भूकंप, ये भी प्राकृतिक कारण में है। तो यहाँ पर मानवीय पूछा है, तो मानवीय में खनन के क्रियाकलाप जो होते हैं ये कारण बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां पर एक घर होता है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात हो रही है हम ऐसा घर जो सर्दी, गर्मी, बरसात सभी से बचाता है, इसको कारवा बोला जाता है। और ये कैसा घर होता है, ये एक पहियों पर बना घर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 21 देख लेते हैं। बात की जा रही है लिंग समानता की। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना, ये लिंग समानता होती है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये कोई भी यहाँ पर समानता की बात नहीं की जा रही, भिन्नता की बात की जा रही है। सी में दिया है विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, कि क्या क्या विषय हैं और उनमें क्या क्या भेद होते हैं। तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, लिंग समानता के अंतर्गत नहीं आता है। डी में देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त शिक्षा के स्रोत को समान होना, जैसे कि लड़का और लड़की दोनों को शिक्षा समान प्राप्त हो रही है, समान शिक्षा उन्हें दी जा रही है, तो ये भी समानता की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। ए बी सी डी, बी सी और ए डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए और डी जो है दोनों करेक्ट हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं 22 में क्या कहा जा रहा है। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी
जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो, और चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है, की स्थिति बता की दिशाएं बतानी है कौन कौन सी हो जाएंगी। ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने डीपली इसको एक्सप्लेन किया और समझाया भी है भारत के मैप बनाकर। चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी और पंजाब की राजधानी हमें बतानी है चंडीगढ़, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 23 में दिया है पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बात हो रही है बाजरे की। देख लेते हैं कौन सा भाग ओखली में पीसते हैं। तने को पीसते हैं? जी नहीं, तने को नहीं पीसते हैं। बीजों को भी नहीं पीसते हैं। बाली को पीसते हैं, उस पर जो आगे बाल आई होती हैं उनको बाली बोला जाता है। फूलों को पीसते हैं? तो फूलों को नहीं पीसते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या होता है, बाजरे का एक पेड़ होता है और उस पर इस टाइप की कुछ क्या होती हैं, बालियाँ बनी होती हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से बीज होते हैं। और उन बीजों को जो है क्या किया जाता है, निकाला जाता है किसके द्वारा, ओखली में डालकर। ये बाजरे का पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर 24 देख लेते हैं। 24 में पूछा जा रहा है वे जगह जहाँ का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है वे कौन सी हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। कानपुर और रायपुर ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता है। लेह लद्दाख में नीचे जाता है, ये गलत हो जाएगा। जोशीमठ और मनाली ये भी हिल स्टेशन में आते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केदारनाथ और अमरनाथ ये भी 0 डिग्री से नीचे ही रहता है यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कानपुर और रायपुर जो हैं ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। चलिए आते हैं 25 पर। 25 में देख लेते हैं क्या दिया है। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। बाष्पीकरण नहीं होता, बाष्पीकरण में पानी को उबाला जाता है और पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फटकना नहीं होगा, फटकना सूखे चावलों को फटका जाता है या किसी सूखी चीज़ को फटा जाता है जिसमें कोई मिश्रण होता है। यहाँ पर हाथ से चुनना भी नहीं होगा, हाथ से गीले चावलों को नहीं चुन सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निथारना बोला जाता है इसको। पानी को निथार देंगे तो चावल बच जाएंगे उसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 26। इनमें से कौन सर्वहारी है, हमें ये बताना है। सर्वहारी वो होते हैं जो सभी चीज़ें खाते हैं, मांस भी खाते हैं, अर्थात शाकाहारी भी होते हैं, फूल पत्तियाँ और फल सब्जी भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, तो ये शाकाहारियों में आता है। और सर्वहारी में क्या आता है, जो दोनों चीज़ें खाए, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। चलिए देख लेते हैं कौवा, सुअर और मनुष्य। कौवा भी सभी चीज़ें खा लेता है, सुअर भी सब चीज़ें खा लेता है और जो मनुष्य है वो भी सब कुछ खा लेता है। मनुष्य मांस भी खाता है और शाकाहार भी करता है, तो ए करेक्ट है। खरगोश शाकाहारी होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाघ, शेर और भेड़िया की बात हो रही है, तो ये तीनों जो हैं क्या होते हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बकरी, हाथी और सुअर, इसमें बकरी जो है शाकाहारी है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वहारी में कौवा, सुअर और मनुष्य जो सर्वहारी होते हैं, जो शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 27 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरण के लिए है, तो ये बात राइट हो जाएगी यहाँ पर। बी में दिया हुआ है पर्यावरण के माध्यम है, ये भी सही हो जाएगा। सी में दिया है पर्यावरण के बारे में है, ये भी सही है। और डी में क्या दे रखा है, डी में दिया हुआ है पर्यावरण से है, तो ये पर्यावरण से नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है बी, सी और डी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी वाला पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग है। ए, बी और डी, जिसमें डी आ रहा है वो आप उसको कट कर देंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं, तो सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट में बात की जा रही है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो कौन से पद हैं वर्णन कर रहे हैं। पर्यावरण का अन्वेषण हो रहा है, बी में देख लेते हैं, ये बात तो सही हो जाएगी। पर्यावरण की खोज की जा रही है तो पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। बी में दिया है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, ये भी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के बारे में सूचना, तो ये कोई पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ए, बी और सी तीनों पॉइंट सही हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सी पॉइंट है वो रॉन्ग है, तो फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाता है। ए और सी ये भी गलत हो जाएगा, सी पॉइंट गलत है इसलिए गलत हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है ए और बी, और डी पॉइंट में दिया है बी और सी, तो सी की वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए बी जो है दोनों पॉइंट जो हैं वो करेक्ट हैं, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का, इसको पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद ही हम इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएंगे वो देंगे। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, ये काव्यांश है हमारा। पथ में कांटे तो होंगे ही, पथिक को कहा जा रहा है कि पथ को मत भूल जाना, और पथ में क्या होता है, कांटे होते हैं, अर्थात जिंदगी की बात होती है यहाँ पर कि मनुष्य के जीवन में क्या होता है, सुख दुख चलते रहते हैं, कभी सुख होता है और कभी दुख होता है, तो उसकी वजह से इंसान को अपना ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी बन बापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। क्या होगा, अर्थात सपनों की बात हो रही है, सपने सब मिट जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, या तो अपने आप सपनों को पूरा कर लेंगे, या आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप उनको समाप्त कर देंगे, संतुष्टि की भाव अपने अंदर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके जो कर्तव्य है वो कर्तव्य मार्ग क्या होगा, सम्मुख होगा। आप क्या करेंगे, मोक्ष की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे, आपको संतुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। चलिए इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो हम सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या हैं। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, बात हो रही है पथिक अपना पथ ना भूल जाए, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, फर्स्ट में देखते हैं क्या है इसका। कभी किस पथ को न भूलने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कभी किस पथ को न भूलने की बात कर रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है राजपथ, तो राजपथ नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बात कर्तव्य की हो रही थी, आपने काव्यांश में भी पढ़ा है, तो बी जो है करेक्ट है। सी में जीवन का पथ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और डी में दिया है सफलता का पथ, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर कर्तव्य पथ की बात हो रही है, बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 31। 31 में दिया हुआ है स्थिति, किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका हो रही है, कि पथिक जो है अपना पथ भूल सकता है, तो वो कौन सी स्थिति है वो हमें बतानी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। साहस के साथ चलना, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है सौंदर्य के प्रति आसक्ति, तो ये बात जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, इसके चक्कर में अगर क्या हो सकता है, पथिक अपना पथ भूल सकता है। विवेकपूर्ण ये क्या है, सामना, तो ये गलत हो जाएगा। आशावादी दृष्टिकोण भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य के प्रति आसक्त होना, और उसके चक्कर में क्या है, पथिक अपना पथ भूल सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 में दिया है तब अपनी प्रथम विफलता में, पंक्ति का क्या भाव है, क्या भाव कह रहे हैं, इस पंक्ति में क्या भाव आया है। अपनी पहली सफलता, तो ये गलत हो जाएगा, बात विफलता की हो रही है। अपनी पहली हार के समय, अपनी पहली विजय के समय, या कठिन कर्म की पगडंडी पर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपनी पहली हार के समय, अर्थात अपनी प्रथम विफलता की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन में दिया है पद्यांश में पथिक संबोधन है, संबोधन किसके लिए है, पथिक यात्री के लिए हो रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन, मनुष्य के लिए है, सैनिक के लिए है, व्यापारी के लिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के लिए पथिक शब्द का संबोधन किया जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 34 में क्या है। बापी शब्द का अर्थ है, बापी क्या होता है हमें बताना है, तो ये होता है क्या, कुआं होता है, नहीं, नदी भी नहीं होता है, झरना भी नहीं होता है, बापी होता है एक छोटा तालाब। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, बापी बोला जाता है एक छोटे तालाब को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 35। नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है, तो किस बात में मदद करता है भाषा अर्जन उपकरण।
वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट नहीं है। व्याकरण के नियम बनाने में, तो ये राइट आंसर है। सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण के नियम बनाने में जो है ADLD LAD जो है भाषा अर्जन उपकरण मदद करता है बच्चों की। बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करवा रहे हैं मैराथन क्लास जो सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए है और यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, अच्छी तैयारी के लिए सीटेट क्लियर करने के लिए जुड़े रहिएगा।